तो स्टूडेंट इस सेल चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आज आ गए हैं, वो है माइटोकॉन्ड्रिया, जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कि आप लोगों ने पढ़ा है पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से। पावर हाउस ऑफ द सेल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेल के लिए एनर्जी एटीपी के रूप में प्रोवाइड करता है। आफ्टर प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया दूसरा सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल है। चूंकि एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है, इसलिए कह सकते हैं कि एनिमल सेल का ये सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल है। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, जिसमें जो आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ये है मोर परमिएबल टू लार्जर एंड सेलेक्टेड molecules due to presence of पोरिन प्रोटीन्स। ये छोटे छोटे पोर्स बनाते हैं पोरिन प्रोटीन्स, और ये इसके आउटर मेम्ब्रेन में होता है, राइट। जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो कई जगह पर ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिख रहे हैं, इनको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अथवा क्रिस्टी का जो काम है, वो काम होता है सरफेस एरिया को बढ़ा देना। दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और इसमें फोल्डिंग्स है, फोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन, फोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन कॉल्ड क्रिस्टी। क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द क्रिस्टी। ठीक है, क्रिस्टी का काम क्या है? इट इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया किसके लिए इंक्रीज करते हैं? तो पूरे इनर मेम्ब्रेन पर ऐसे टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और इन टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर को ऑक्सीसोम या एलिमेंट्री एलिमेंट या पार्टिकल्स कहते हैं। इसके मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं, एक को कहते हैं हेड, और जो पार्ट इनर मेम्ब्रेन में धंसा होता है अंदर की तरफ, उसको हम लोग कहते हैं टेल, राइट। तो दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। ध्यान रखिएगा, पूरे इनर मेम्ब्रेन पर ये एलिमेंट्री पार्टिकल या F1 पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टी पर ही होते हैं, पूरे इनर मेम्ब्रेन पर ये पाए जाते हैं। दिस आर टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर, राइट। और कहाँ पाए जाएंगे? इन द कंप्लीट इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये आपको जो दिख रहा है, ये ऑक्सीसोम कहलाता है, ऑक्सीसोम। इस ऑक्सीसोम को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो मुख्य पार्ट होते हैं। एक पार्ट जिसको कि हम लोग हेड कहते हैं, और दूसरा पार्ट जो कि इनर मेम्ब्रेन में धंसा होता है, उसको टेल कहते हैं। सपोज ये इनर मेम्ब्रेन है, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, तो ये पार्ट कहलाता है F1, और इसका जो बेस वाला पार्ट है, इसको कहते हैं हम लोग F0।
ये जो F1 है ये हेड पोर्शन कहलाता है, हेड और F1, और ये टेल और F0, ये इसका बेस है F0 का। दिस इज द बेस ऑफ F0, राइट। इस जगह पर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको कहते हैं ATP सिंथेस या ATP सिंथेटेज एंजाइम। इसी के वजह से ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलके ATP का निर्माण करता है। इस ATP या जिसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP, इसको कहते हैं कॉल्ड करेंसी ऑफ एनर्जी, कॉल्ड करेंसी ऑफ एनर्जी। और इसी वजह से हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहेंगे? पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी सेल के लिए जो भी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी वो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बनेगा। ठीक है स्टूडेंट। अब इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक जगह है, इसको कहते हैं हम लोग पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या कहेंगे? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। दिस इज कॉल्ड पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये वो जगह है जहां पर कि रेस्पिरेशन के दौरान एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको कि कहते हैं लिंक रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। तो ये क्या है? साइट फॉर लिंक रिएक्शन और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन of pyruvic acid in respiration। इसके बारे में आपको डिटेल में रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। अब जो अंदर का हिस्सा है, ये जो अंदर हिस्सा है, इस अंदर के हिस्से को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैट्रिक्स एक सेमी सॉलिड पार्ट है। दिस इज अ सेमी सॉलिड पार्ट मैट्रिक्स, और ये है साइट फॉर क्रेब्स साइकिल, साइट फॉर क्रेब्स साइकिल। ठीक है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन नीट में और आता है कि इनर मेम्ब्रेन क्या है? तो इनर मेम्ब्रेन है साइट फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, साइट फॉर ETS और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये जो मैट्रिक्स है इसमें आपको एक छोटा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA भी मिल सकता है। आपको ऐसे दिखेगा, स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA, जैसे स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA। और इसी के साथ साथ इस मैट्रिक्स में आपको प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स यानी कि 70S राइबोसोम्स भी आपको इसमें मिलेंगे। यू विल फाइंड द 70S राइबोसोम। क्या मिलेगा? 70S राइबोसोम और डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA, राइट। अब इन दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है? इन दोनों के वजह से ही आपको अगर याद होगा जो पिछला लेक्चर हमने देखा था उसमें जो क्लोरोप्लास्ट था उसमें भी ये सर्कुलर DNA और 70S राइबोसोम पाया जाता था। इन दोनों का पाया जाना जनरली हम लोगों ने प्रोकैरियोट जैसे कि बैक्टीरिया में देखा है। इसलिए इन दोनों के ओरिजिन यानी कि क्लोरोप्लास्ट और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया की जो ओरिजिन है वो माना जाता है कि प्रोकैरियोट और बैक्टीरिया से हुई है। इसलिए इन दोनों को कहते हैं कि ये दोनों एंडोसिम्बियोंट है बैक्टीरिया के, और साथ ही साथ
डीएनए और राइबोसोम की मौजूदगी की वजह से ये दोनों सेल ऑर्गेनल अपने आवश्यकता के लिए खुद भी प्रोटीन बना सकते हैं। तो प्रोटीन बनाने की इनके पास मशीनरी होने की वजह से, यानी कि डीएनए और राइबोसोम के होने के वजह से, इनको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं। किसको कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ आर कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। तो जरा यहां देखते हैं हम लोग, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ DNA and ribosomes, both chloroplast and mitochondria together called semi ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल यानी कि ये खुद में अपना प्रोटीन बना पाने में क्या है? सक्षम है, इसलिए इनको कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। बात समझ में आई? एक और बात जो आपको नोट करना चाहिए वो ये है कि both chloroplast and mitochondria have endosymbiotic bacterial origin। मतलब कि ये दोनों सेल ऑर्गेनल वास्तव में पहले बैक्टीरिया थे जो कि सेल के अंदर जाकर एंडोसिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते थे और धीरे धीरे वो एक इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनल के रूप में विकसित होते चले गए। इसलिए इनको आज हम लोग एंडोसिम्बियोटिक बैक्टीरियल ओरिजिन के रूप में देखते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है इनमें पाया जाने वाला सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम, क्योंकि ये सर्कुलर डीएनए और 70S जो राइबोसोम है ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, तो आई होप कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर समझ में आया होगा और क्यों इसको पावर हाउस कहते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यही एटीपी जनरेट कराता है और वही एटीपी सेल के मेटाबॉलिज्म में काम में आता है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, वो होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम, साथ में वैक्यूल, जिन सबको मिला के हम लोग एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की रचना करते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। 15 मिनट का हो गया? 13 मिनट। 13 मिनट, ठीक है। 13 मिनट के माइटो